जय हिंद विद्यार्थियों, आप सभी का गुरुकुल कैंपस ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं हिंद चीन की पूरी कक्षाएं के बारे में। इसमें हम पूरा एक मास्टर वीडियो की तरह इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि आप पीछे वाले वीडियो ना भी देखे हों तो ये वाला वीडियो देखें तो आपको पूरा समझ में आ जाए। और यह वीडियो फाइनल वीडियो है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास और फिर से स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। तो कहा जाता है वो तो ज्ञानी है उन्हें सिर्फ बात काटनी है, वो तो ज्ञानी है उन्हें सिर्फ बात काटनी है, आप तो जुगनू हैं आपको स्याह रात काटनी है। तो दोस्तों कहना यही चाहता हूँ कि आजकल एग्जाम का जैसे जैसे टाइम नज़दीक आएगा वैसे वैसे आप हताश होते जाएंगे। बहुत लोग कहेंगे कि उतना दिन नहीं पढ़ा तब का पढ़ लिख के क्या कर लोगे। तो उससे हताश नहीं होना है। पहले ही बताए हैं जो हताश होते हैं बिखरते हैं, और वही हताश को अगर आप संघर्ष में बदल देते हैं तो आप निखर जाते हैं, ठीक है। तो आप मन लगा के पढ़िए। हम आशा नहीं पूरा विश्वास करते हैं कि आप अभी से भी अच्छे रिजल्ट को बहुत अच्छे रिजल्ट में तब्दील कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम शुरू किए थे हिंद चीन में राष्ट्रवाद, तो हिंद चीन के बारे में बताए थे कि दक्षिण पश्चिम एशिया में बसा वैसा क्षेत्र जहां पर हिंद और चीन यानी भारत और चीन दोनों जगह की संस्कृति मौजूद हो, तो वैसे क्षेत्र को हम लोग क्या कहे थे, हिंद चीन कहे थे। इसमें मुख्य रूप से 3 देश आते हैं, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। लाओस की राजधानी वियंतियान है, कंबोडिया की राजधानी नोमपेन है, नामपेन है, और वियतनाम की राजधानी हनोई है। ये चीज पढ़ चुके थे। और पढ़े थे कि जो हिंद चीन था यहाँ पर आने वाली कंपनियां जो थी, पहले कौन सी कंपनी आई, उसके बाद कौन आई, उसके बाद कौन आई, और सबसे अंत में कौन आई, ठीक है। तो इस क्रम को हम जान लेते हैं। तो हम बताए थे कि 1510 ईस्वी में मलक्का के क्षेत्र में पुर्तगाली लोग व्यापार करने के लिए आए थे और वहीं पर अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। फिर से वे हिंद चीन के साथ क्या करना शुरू कर दिए, व्यापार करना प्रारंभ कर दिए, और इस तरह से पुर्तगाल पहले यहाँ पर आ गए, ठीक है। इसके बाद जो है कि ट्रिक बताए थे, सबसे पहला नंबर पे तो पुर्तगाल हो गया। उसके बाद हम कहे थे सस्पेन में डालो। सस्पेन का मतलब हो गया स्पेन, डालो का मतलब हो गया डच, ईगल का मतलब इंग्लैंड, और फ्राई का मतलब हो गया फ्रांस। सबसे अंत में आता है फ्रांस, और फ्रांसीसी जो होते हैं यहीं आकर के बस जाते हैं, ठीक है। और जब फ्रांस के लोग यहाँ बसते हैं तो यहाँ बसने वाले फ्रांसीसियों को कोलोन कर दिया जाता है, ठीक है। अब फ्रांसीसी जो है यहाँ पर बहुत तरह का जो है, जितना शोषण हमारा अंग्रेज नहीं किया था उससे ज़्यादा हिंद चीन में फ्रांसीसी लोग यहाँ शोषण करना शुरू कर दिए। यहाँ भी एक तरफा अनुबंध व्यवस्था कर दिया था। जैसे किसानों को जो कोई अधिकार नहीं था, लेकिन फ्रांसीसियों को बहुत सारे अधिकार प्राप्त थे। कहने का मतलब किसान बेचारा अपने अधिकार के लिए छटपटा रहा है, इधर फ्रांसीसी लोग उसी से कमा करके उसी का अनाज बाहर में बेच रहे हैं, ठीक है। फिर उस व्यवस्था को ही एक तरफा अनुबंध व्यवस्था कहा जाता है, ठीक है। फिर दूसरा में था कि यहाँ के जो शिक्षा पद्धति था उसको एकदम बिगाड़ कर रख दिया था। कारण जिसका नाम निन्हा डी कुन्हा जैसा पड़ता था, नेपोलियन बोनापार्ट जैसा पड़ता था, इस तरह का नाम जो आता था उसको पास कर दिया करता था। और जिसका नाम भारत और चीन जैसा मिलता था, काऊ माऊ चाऊ, या फिर जो भारतीय नेम है जैसे रोहन सोहन मोहन, इस तरह का नाम मिलता था उसको फेल कर दिया करता था, ठीक है। तो इसी को देखते हुए एक यहाँ के सबसे पहले राष्ट्रवाद की जागृत करने वाले एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था फान बोई चाओ। फान बोई चाओ एक किताब लिखते हैं जिसका नाम था द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम, यानी वियतनाम को खोने का इतिहास। जब वो यह किताब लिखते हैं तो उसके बाद जब फ्रांस के लोग जागृत होते हैं थोड़ा सा, और फ्रांसीसियों का विरोध करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जो है कि एक पार्टी का भी गठन फान बोई चाओ ने किया था जिसका नाम था दुईतान हुई, और इसका नेता जो है कुआंग दे को बनाया जाता है। यहाँ तक बात क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब कुआंग दे नेता बनते हैं तो उनके बाद फिर एक और पार्टी का गठन होता है, अनामी दल, जिसके नेता थे जॉन गुएन हाई। ये सब बात हम पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। और इसके बाद हम पढ़ाए थे हो ची मिन्ह के बारे में। हो ची मिन्ह के बारे में सबसे ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है कि हो ची मिन्ह का बचपन का नाम क्या था, तो हम बताए थे न्युगन आई कवोक। हो ची मिन्ह जो है 1925 में एक पार्टी का गठन किए थे जिस पार्टी का नाम था वियतनाम क्रांतिकारी दल, और एक और 1930 में पार्टी का गठन किया जिसका नाम था वियतनाम कांग सांग देंग। इसका मतलब होता है वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। हो ची मिन्ह जो है कि एक बार 1917 में जाते हैं स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड में समाजवादियों का एक गुट का निर्माण करते हैं। फिर वहीं से अपना शिक्षा ग्रहण करने कहाँ चले जाते हैं, रूस में चले जाते हैं। जैसा कि आप कहीं ना कहीं जरूर पढ़े होंगे कि रूस में कौन सा व्यवस्था है, समाजवाद है, ठीक है। तो उनका विचार भी कैसा हो जाएगा, समाजवादी हो जाएगा। जब वो शिक्षा ग्रहण करके यहाँ आते हैं तो वह भी चाहते हैं कि हमारा देश भी कैसा देश हो, समाजवादी देश हो,
ठीक है, इसको देख करके और भी बहुत सारी कहानी हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तब हम देखते हैं फ्रांसीसियों का अत्याचार कैसे कैसे हुआ। ठीक है, फ्रांसीसी लोग यहाँ आए, शोषण करना शुरू कर दिए, ये बात तो देख लिए। बात आता है द्वितीय विश्व युद्ध की। जब 1939 से 45 में युद्ध हुआ, तब जर्मनी जो है हिटलर के नेतृत्व में फ्रांस पर आक्रमण कर देता है। और जब आक्रमण करता है तो यह अपना पूरा सेना हिंद चीन से अपना सेना उठा करके पूरा का पूरा फ्रांस लेकर के चला जाता है। ठीक है, इसके बाद जैसे ही यह जाता है उसके बाद इसके पड़ोस में एक देश है जिसका नाम है जापान। जापान यहाँ पर आता है और अपने जो होता है कि साम्राज्य को स्थापित कर देता है। हो ची मिन्ह बेचारे कुछ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन फिर एक समय आता है 6 अगस्त और 9 अगस्त, 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945, जब परमाणु बम का खतरा जब किस पे मंडराया, जापान पे मंडराया, तो जापान भी अपना सारा सेना लेकर के चला जाता है। फिर से एक समय आता है जिसका नाम जो है 2 सितंबर 1945। इस दिन हो ची मिन्ह को मौका मिलता है और यही हो ची मिन्ह जो है कि पूरे वियतनाम में अपने साम्राज्य को स्थापित कर देते हैं, गणतंत्र की घोषणा कर देते हैं। यह वाला क्वेश्चन आप एग्जाम में पूछा हुआ भी है कि वियतनाम में पहली बार जो है स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई, तो 2 सितंबर 1945 को। इतना याद रखिएगा। ठीक है, यह तो हो गई हो ची मिन्ह की घटना। जब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड ये सब जब जीत गया, तो अमेरिका चाहता था कि जितना विश्व में जितना भी देश है, विश्व में जितना भी देश है सब में पूंजीवाद स्थापित हो, और रूस चाहता था कि पूरे विश्व में समाजवाद स्थापित हो। तो यह चैप्टर जो था यही समझने के लिए था कि इस चैप्टर में समाजवाद और पूंजीवाद की लड़ाई है। एक देश कह रहा है कि पूरे विश्व में समाजवाद हो, दूसरा देश कह रहा है कि नहीं पूरे देश में पूंजीवाद हो। ठीक, चलिए अब जानते हैं इस कहानी को। तब बात आता है 1946, 6 मार्च 1946। यह डेट था जिस दिन अमेरिका और किसके बीच, अमेरिका जो है उसको बढ़ावा देता है कि नहीं तुम कहो कि हम अभी तुमको आज़ादी का क्या किया पत्र नहीं दिए हैं, इसलिए अभी एक क्षेत्र है जहां पर हमारा फ्रांसीसी लोग रहता है, यानी फ्रांस को बहका रहा है कि इस फ्रांसीसी क्षेत्र का नाम था तोंकिन। तोंकिन का क्षेत्र चाहिए, काहे कि वहां पर फ्रांसीसी बहुल क्षेत्र है, फ्रांसीसी लोग ज्यादा रहते हैं। इसके कारण जो है हो ची मिन्ह ये स्वीकार कर लेते हैं और इसी डेट को कह दिया गया हनोई समझौता। ठीक है, हनोई समझौता हुआ था किन दो देशों के बीच में हुआ, तो फ्रांस और वियतनाम के बीच, और उसमें बीच में उसको दखलंदाजी करने वाला देश कौन था, तो अमेरिका था। ठीक है, अमेरिका तो ये करवा दिया और दोनों के बीच में वियतनाम समझौता भी हुई। यहाँ पर कौन आना शुरू कर दिया, फ्रांसीसी सेना उतरना शुरू कर दी, और धीरे धीरे यहाँ रहते रहते फिर से जब 1954 आता है तो हो ची मिन्ह के सेना पर जो है फ्रांस की सेना आक्रमण कर देती है। इस लड़ाई को कहा गया दियन वियन फू, ऐसा लग रहा है जैसे मंत्र मार रहे हैं। ठीक है, दियन वियन फू की लड़ाई 1954 में हुआ था। जब यह लड़ाई हुआ तो अमेरिका कह रहा है तो नहीं बहुत लड़ाई करता है, लड़ाई दूर करो और अब हमारे यहाँ। तो अमेरिका बुलाता है अपने यहाँ, उस जगह का नाम था जेनेवा। 1954 में फिर से फ्रांस और वियतनाम के बीच क्या हुआ, जेनेवा समझौता हुआ, और इसमें मध्यस्थता देश कौन था, तो वह अमेरिका था। दोनों के बीच में होता है, लेकिन इसमें कंडीशन आ जाती है जेनेवा समझौता में। वह कहता है कि वियतनाम को 2 भाग में बांट दो, वियतनाम को 2 भाग में बांट दो, कि उत्तरी वियतनाम का राजा हो ची मिन्ह रहेंगे और दक्षिणी वियतनाम का राजा जो है बाओ दाई को घोषित किया गया। क्यों किया गया, क्योंकि वह पूंजीवाद का समर्थक था और अमेरिका चाहता भी यही था कि पूरे हिंद चीन में क्या हो जाए, पूंजीवाद हो जाए। जैसे ही बाओ दाई यहाँ का शासक बनता है तो अपना प्रधानमंत्री न्यो दिन दियम को बना देता है। लेकिन भूलिएगा नहीं, प्रधानमंत्री बनाने से कुछ नहीं होता, प्रधानमंत्री उस योग्य होना भी चाहिए। ठीक है, तो एक आंदोलन हुआ यहाँ 1939 में, एक और पार्टी का गठन हुआ था 1939, होवा यह आंदोलन करने के लिए पार्टी बना था जिसका नाम पड़ा होवा आंदोलन। होवा आंदोलन के लोग जो थे बौद्धिक थे, धार्मिक थे और क्रांतिकारी थे। कहने का मतलब कि पढ़ते भी खूब थे। ठीक है, पूजा पाठ भी खूब करते थे, जब आता था तो खून से भेंट कराना भी जानते थे। तो ये थे होवा की विशेषता। और कहीं कहीं पूछ जाता है कि होवा का जो है संस्थापक कौन थे, तो इनका नाम आता है हुइन फुस्सो। होवा के संस्थापक कौन है, हुइन
फुस्सो, हुइन फुस्सो का ही एक व्यक्ति जो होता है कि नेओ दिन दियम को हत्या कर देता है, जो कि बाओदाई का प्रधानमंत्री था। इससे अमेरिका बहुत गुस्सिया जाता है और डायरेक्टली रूप से वह फ्रांस की तरफ से हिंद चीन में भाग लेना शुरू कर देता है। जब यहाँ पर भाग लेना शुरू करता है तो कंबोडिया के राजा बनाए जाते हैं नरोत्तम सिंघानुक। नरोत्तम सिंघानुक जिसे कहा जाता है कि आप बताइए, आप समाजवादी की तरफ रहिएगा कि पूंजीवादी की तरफ रहिएगा। नरोत्तम सिंघानुक भी कहते हैं कि हम अभी तटस्थ हैं, ना हम समाजवाद को अपनाएंगे ना हम पूंजीवाद को अपनाएंगे। तो यहाँ पर अमेरिका इतना बदमाशी करता है, क्या काम करता है कि वो रासायनिक बमों का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है कि कहो कि हम पूंजीवादी हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी नरोत्तम सिंघानुक उसको स्वीकार नहीं करते हैं और एजेंट ऑरेंज, नापाम और फास्फोरस बमों का जो है वर्षा करना कंबोडिया पर अमेरिका शुरू कर देता है। एजेंट ऑरेंज जो था वो पेड़ पौधे जलाने वाला क्या था, इसमें रसायन होता था। इसका एजेंट ऑरेंज नाम इसलिए पड़ता था क्योंकि इसका ड्रम जो था उस पर ऑरेंज कलर का पट्टी लपेटा हुआ रहता था, जिसके कारण इसको क्या कर दिया गया, एजेंट ऑरेंज कर दिया गया। नापाम जो था वो किसी व्यक्ति के शरीर पे गिरता था तो चिपक जाता था। जैसे मान के चलिए आजकल हमारे यहाँ भी होता है कि हेलीकॉप्टर ये सब निकल रहा है तो बच्चे चिल्लाने लगते हैं हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर, और नीचे जाए ओकरा पर ढेला गिरा दिया जाए तो मर ही जाएगा। इसी तरह से जब वो वायुयान के द्वारा जब क्या करना शुरू कर दिया, रासायनिक बमों का वर्षा करना शुरू कर दिया, तो वहाँ कई बच्चे जाने लगे, बूढ़े जाने लगे कि अच्छा एरोप्लेन आ रहा है देखेंगे। जैसे ही गया तो उन सब पे जो है नापाम को उझल दिया गया और वो लोग झुलस करके वहीं मर गए। इस तरह का अत्याचार कंबोडिया में किया गया। यहाँ जो है कंबोडिया जो है रबड़ के उत्पादन में बहुत आगे है। इसके कारण यहाँ पर कंबोडिया में चाहा अमेरिका कि हम यहाँ को पूरा रबड़ के बगाने जला देंगे, और जला भी दिया, ठीक है। अब आता है लाओस। लाओस के 3 भाई में अपना गृह युद्ध शुरू हो गया। एक का नाम था पाथेट लाओ, दूसरा का नाम था फुमिनोस्मान और तीसरा का नाम था सुवन फुम्मा, ठीक है। जो पाथेट लाओ थे वो समाजवादी प्रवृत्ति के थे। ये समाजवाद के हैं तो जाहिर सी बात है कि क्या करेंगे, यह इनके पक्ष में रूस रहेगा। फुमिनोस्मान तटस्थ है, नहीं पूंजीवाद को स्वीकार करना चाह रहे हैं नहीं समाजवाद को, और सुवन फुम्मा जो है वो पूंजीवाद को समर्थन देते हैं। और अमेरिका भी चाहता है कि लाओस का भी राजा जो है कौन बने, सुवन फुम्मा बने, ठीक है। तो ये था जेनेवा समझौता का मूल तत्व। जब कंबोडिया में नरोत्तम सिंघानुक पर इतना अत्याचार किया जाता है तो नरोत्तम सिंघानुक जो हैं गुस्सा में आकर कहते हैं कि हम अब क्या हो गए, समाजवादी हो गए। रूस भी समर्थन कर देता है और इस पे बम बरसाना बंद कर देता है, कौन, अमेरिका। लाओस में भी है, वो लाओस में जो है पाथेट लाओ को क्या कर दिया, रूस के सहयोग से यहाँ का शासक घोषित कर दिया गया। और हिंद चीन में जो है एक यहाँ पर माइली गांव थी, दक्षिणी वियतनाम का एक क्षेत्र, एक गांव का नाम है माइली गांव। यहाँ पर अमेरिका वाला इतना बदमाशी किया कि पूरा अमेरिका को जो है पूरे विश्व भर में इसको क्या किया गया, आलोचना किया गया, ठीक है। क्या काम करता है कि यहाँ के जो लोग थे जब देखा कि इधर समाजवाद सगरो, इधर तो होची में नहीं है समाजवाद को स्थापित किए हुए, जब इतना हो गया तो उस गांव के बच्चे बूढ़े जो हैं अमेरिका वालों को भड़काने लगे। जैसे हमारे यहाँ पुलिस भी जाता है उसको भड़काना लोग शुरू कर देता है, ढेला मारना शुरू कर देता है। उसी तरह से यहाँ के भी जो पुलिस ये सब थे उन सबको बड़ा आया था समाजवाद लागू करने, हो गया समाजवाद, चल हट यहाँ से, इस तरह का बात करने लगा। यहाँ के सब सेना मिलकर के, जो अमेरिकी सेना थी सब मिलकर के इस गांव को क्या कर लेता है, घेर लेता है और इतना दुष्कर्म करता है कि यहाँ के बच्चियों और महिलाओं के साथ जो है सामूहिक बलात्कार करता है और जितना भी पुरुष और बूढ़े लोग थे सबको मार दिया जाता है। लेकिन गलती से एक बूढ़ा जो है बच जाता है जो इस घटना को उजागर करता है और इसी कारण जो है पूरा अमेरिका को आलोचना भी किया जाता है पूरे विश्व भर में, ठीक है। फिर क्या हुआ कि अमेरिका जो है, अमेरिका जब यहाँ पर ऐसे कर दिया तो पूरा हिंद चीन एक हो गया और अमेरिका वालों से कहा कि नहीं हटोगे तो सबको मार ही देवे करेंगे, ठीक है। कौन सी घटना के बाद, माइली गांव की घटना के बाद, ठीक है। तो इस तरह से अमेरिका चाहा कि नहीं अब हिंद चीन में क्या कर शांति स्थापित कर देते हैं और इस युद्ध को रोकने के लिए जब 5 सूत्री समझौता लाता है, ठीक है, जगह में कहता है सभी सेना युद्ध बंद कर यथास्थान पे रहेंगे। जो युद्ध हो रहा है सभी सेनाएं क्या करेंगे, एक ही स्थान पर रहेंगे, कहीं इधर उधर नहीं जाएंगे। फिर कहता है युद्ध विराम की जो देख रेख रहेगी अंतर्राष्ट्रीय संस्था करेगी, ठीक है। कोई भी देश अपना शक्ति बढ़ाने का कार्य नहीं करेगा। जैसे कि हम देखें कि फ्रांस गया तो कौन आ गया था, जापान आ गया था। उसी तरह से हो सकता है कि अमेरिका जाता तो कोई और देश आ जाता, तो उसने घोषणा कर दिया कोई भी देश जो है अपना शक्ति बढ़ाने का प्रयास नहीं करेगा, ठीक है। फिर कहा कि जब यह युद्ध हो रहा है तो इस दौरान सभी तरह की युद्ध क्या रहेंगी, लड़ाइयाँ बंद रहेंगी। फिर कहता कि युद्ध विराम की जो अंतिम लक्ष्य है समुचे हिंद चीन में शांति को स्थापना करना होगा।
ठीक है। इतना होने के बाद जो है 27 फरवरी 1973 को पेरिस में समझौता होता है, और इस समझौते में अमेरिका को टाइम दिया जाता है कि अब 60 दिनों के अंदर हिंद चीन को खाली करके जाएंगे, और अमेरिका जो है 60 दिनों के बाद कहाँ चला जाता है, हिंद चीन को खाली कर देता है। ठीक है। और इसी के साथ जो है 1975 में जो है उत्तरी वियतनाम, जिसको 1954 के जिनेवा समझौता में तोड़ दिया गया था, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम दोनों एक हो जाता है। ठीक है। एक और यहाँ से आता है कि फ्रांसीसी जो है हिंद चीन में कभी सकारात्मक काम किए थे, तो हाँ किए थे। क्या किए थे? तो कृषि उत्पादन के लिए नहरों का विकास किया था, और क्या किया था, दलदली भूमि को कृषि योग्य बना दिया था। इसके कारण जो है कि 1931 में विश्व का तीसरा चावल निर्यातक देश कौन बना था? हिंद चीन बना था। ठीक है। मतलब इतना जगह से क्या किया था, पूरा हिंद चीन से मिला करके तीसरा स्थान पर विश्व भर में पहुंच जाना कोई छोटा बात नहीं है। तो कुछ सकारात्मक भी किया था, लेकिन ज़्यादा नकारात्मक किया था, इस चलते इन लोगों का आलोचना विश्व भर में किया गया। ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्लास, और क्रैश कोर्स टाइप था। इसको जो है जितना बार देखिए बेहतर रहेगा। आप इसको एक बार देखिए, 2 बार देखिए, लेकिन हाँ मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ताकि आपको पूरा यह क्लास समझ में आ जाए। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।